दिल्ली ब्लास्ट के बाद हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से आतंकियों का व्हाइट कॉलर नेटवर्क अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हर बीतते पल के साथ दहशतगर्दों के खौफनाक आतंकी जाल की परतें खुलती जा रही है। टेरर यूनिवर्सिटी की साजिशों का सिलेबस डिकोड हो रहा है। ब्रेन ऑफ से लेकर ब्लास्ट लैब तक धीरे धीरे सबका पर्दाफाश हो रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर नूह और मेवात तक कैसे आतंकी साजिशों का जाल बुना गया, आतंकी नर्सरी चलाने के लिए कैसे अंडरग्राउंड अड्डे तैयार किए जा रहे थे, सारे खुलासे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, व्हाइट कॉलर आतंकियों के डिजिटल हथियारों से लेकर टेरर नेटवर्क के अंडरग्राउंड अड्डे तक का पर्दाफाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और कश्मीर में टेरर टूलकिट से जुड़े सुराग मिल रहे हैं। कानपुर से लेकर कश्मीर तक टेरर नेटवर्क की जड़ें मिल रही हैं। ये संकल्प सरकार का है कि हमारा आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है और किसी भी इसके लिए दोषी और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले और इस मानसिकता को पनपाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो देश में है या देश के बाहर कहीं भी है, हम उसे जो है वो निस्तानाबूद करके छोड़ें। लेकिन इसी बीच जांच आगे बढ़ी तो सामने आया एक कोड नेम मैडम सर्जन, असली नाम डॉक्टर शाहीन सईद। लेकिन डॉक्टर शाहीन सईद के खौफनाक मंसूबे जब सामने आए तो उसने देश के इंटेलिजेंस को झकझोर कर रख दिया। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की मैडम सर्जन यानी कि डॉक्टर शाहीन सईद से पूछताछ में उसकी आतंकी साजिशों को लेकर क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, पहले वो देख लीजिए। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद 10 साल से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। शाहीन ने नौकरी छोड़कर कहा था अब कौम का कर्ज उतारना है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शाहीन लंबे समय से फर्जी पते पर लिया गया मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी। शाहीन और उसके साथी आतंकी डॉक्टर्स ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर देश में धमाके करने के बाद नेपाल भागने की योजना बनाई थी। ये आतंकी डॉक्टर्स आपस में सेशन ऐप के जरिए संपर्क किया करते थे। दिल्ली ब्लास्ट में VBIED के इस्तेमाल का प्लान भी इसी ऐप पर तैयार किया गया था। शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज से बरामद गैजेट्स की जांच में यह खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी संदिग्ध सेशन ऐप के जरिए ही बातचीत करते थे और उसी के जरिए अपनी पूरी योजना बनाते थे। सेशन ऐप बेहद ही कम लोकप्रिय ऐप है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस पर आपकी गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी पूरे तरीके से सिक्योर रहती है, क्योंकि इस सेशन ऐप में न तो आपको अपने मोबाइल नंबर देने की जरूरत पड़ती है और ना ही ईमेल आईडी देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साफ तौर पर माना जाता है कि जब आप सेशन ऐप के जरिए कहीं मैसेज भेजते हैं तो वो डिफरेंट तरह के सर्विस लोकेशन पे हो जाता है, जिस वजह से इसका IP एड्रेस भी ट्रेस करना काफी मुश्किल है। ऐसे में बताया गया कि जो दिल्ली में वाहन आधारित जो IED ब्लास्ट हुए हैं उसके अलावा तमाम जो योजनाएं थी वो भी सेशन ऐप पे ही डिस्कस किया गया था और उसी पर पूरी योजना बनाई गई थी, क्योंकि सेशन ऐप के बारे में यह कहा जाता है कि इस पर कोई भी आपका मेटा डेटा सेव नहीं होता है, जिस वजह से आपस में उनकी क्या कुछ बातचीत हुई है उसे निकालना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो जिस तरह से डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सेशन ऐप के जरिए इस पूरी योजना बनाई गई थी और वहीं पर तमाम आतंकी गतिविधियों को लेकर के चर्चाएं भी होती थी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि सेशन ऐप जो है वहां पर आपकी प्राइवेसी पूरे तरीके से सिक्योर रहती है, क्योंकि वहां पर डेटा के तौर पे न तो आपको अपने मोबाइल नंबर देना होता है और ना ही ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। सेशन ऐप सिर्फ ऐप नहीं बल्कि आतंकियों के डिजिटल टूल किट का मुख्य हथियार था। लेकिन असली दहशत ऐप नहीं, उसके पीछे बैठे डॉक्टर्स के आतंकी दिमाग थे और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट उसी दिमाग का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए कर रहे थे। ये तो डॉक्टर थोड़े हैं, ये साले राक्षस हैं, ये जलाद है, ये डॉक्टर्स नहीं है, इनको कोई हक नहीं है। ये डिग्री बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो इनकी डिग्री कैंसिल की। डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर खुफिया एजेंसीज बेहद सतर्क हैं। उसके दोस्तों और करीबियों पर खुफिया एजेंसीज लगातार नजर बनाए हुए हैं। शाहीन के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच लगातार आवाजाही, उत्तर प्रदेश कनेक्शन और हाल में लखनऊ कानपुर के बीच उसकी गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसीज की सतर्कता और बढ़ा दी है।
डॉक्टर शाहीन के टेरर नेटवर्क और स्लीपर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कानपुर से लगभग 2400 लोगों का डेटा और रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। इन 2400 लोगों में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सें और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। एजेंसियों ने GSVM मेडिकल कॉलेज के करीब 1300 कर्मचारी, 550 पैरामेडिकल स्टाफ और 520 नर्सों के नाम और रिकॉर्ड जुटाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसी कॉलेज के 7 और डॉक्टर्स पर सुरक्षा एजेंसीज की कड़ी निगाह है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर शाहीन दिसंबर 2013 में छुट्टी पर गई और फिर नहीं लौटी, ठीक उसी तरह कानपुर के मेडिकल कॉलेज के 7 और डॉक्टर्स लापता हैं। GSVM मेडिकल कॉलेज से जुड़े 2400 लोगों के बैकग्राउंड स्कैनिंग की यह कार्रवाई तब तेज हुई जब एक और नाम पुलिस के हाथ लगा, डॉक्टर आरिफ खान, जो श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर उमर का क्लासमेट रह चुका है और शाहीन के लगातार संपर्क में था। व्हाइट कॉलर आतंकियों के टेरर नेटवर्क में शामिल हर मोहरे को दबोचने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने रविवार तड़के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की। यह वही मेडिकल कॉलेज है जहां से पुलिस ने डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 बरामद की थी। अब तो यूनिवर्सिटी से टेरर फैक्ट्री बन चुकी अल फलाह पर भी कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आज हरियाणा STF से लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। इससे पहले शनिवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में रही। कई डॉक्यूमेंट्स वहां से जब्त किए गए और सारी डिटेल्स भी ली गई। यूनिवर्सिटी है या टेररिज्म का हब है वो तो मुझे लगता है मदरसा टर्न इनटू यूनिवर्सिटी है। तो आई डोंट नो ऐसी यूनिवर्सिटीज को मान्यता कैसे दी, किस तरह से उसको 2014 से पहले एकदम फटाफट वो दे दी गई, 30 एकड़ लैंड दे दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या हो रहा है? आई थिंक इन सब पर ईडी का शिकंजा कसना चाहिए, इन सब पर NIA और इन सभी एजेंसियों का शिकंजा कसना चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR पहले ही दर्ज कर चुकी है और सुरक्षा एजेंसीज के निशाने पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी भी आ चुका है। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में ये आरोप लग रहे हैं कि जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपने भाई, इसके अलावा जो अपने बेटे हैं और अपने करीबी रिश्तेदारों को ट्रस्ट का मेंबर बनाया और कई सारे जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड है उसकी भी बात जो है अब निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मामले में जो जामिया नगर का पूरा इलाका है जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो बताया जा रहा है कि ट्रस्ट का ऑफिस है, वहां पर जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है वो पहुंची थी, उसने जांच किया और 2 मुकदमे बाकायदा धोखाधड़ी के जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब जब पूरे मामले की जांच हो रही है, जावेद अहमद सिद्दीकी के रोल को आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। जो डोनेशंस अल फलाह यूनिवर्सिटी में आए हैं उसकी जांच की जा रही है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी जांच की जा रही है। कितनी लैंड थी, बताया जा रहा है कि जो लैंड है वो भी जो है वो ज्यादा ले ली गई थी और जो पैसे थे वो भी बाहर की कंट्रीज से आए थे। इसकी भी जो जांच है वो लगातार अब तेज हो गई है। वो जो मालिक है वो कन्विक्टेड है, 3 साल सजा याफ्ता रहा है, वो भी हेरा फेरी में, बंगलिंग में। तो ऐसे आदमी को आप यूनिवर्सिटी की परमिशन कैसे दे सकते हो? मुझे अगर चपड़ासी की नौकरी लेनी हो उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, यूनिवर्सिटी ओन करने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता क्या? तो बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने कि उसकी एफिलिएशन खत्म कर दी और ये होना ही चाहिए था। NIA समेत तमाम सुरक्षा एजेंसीज अब हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर नूह और मेवात के आसपास के इलाकों में आतंक के नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी में है और इसके लिए लगातार वहां के मस्जिदों, मदरसों, किराएदारों, खाद बीज की दुकानों और कार डीलर्स के साथ गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की जांच कर रही हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स का वॉर मोड में वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ना सिर्फ फरीदाबाद बल्कि फरीदाबाद के आसपास की जिलों की बात करें तो वहां से जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो लगातार वापस कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। अगर गुरुग्राम की बात करें तो बताया जा रहा है कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 300 से ज्यादा कश्मीरी छात्र जो है वो वापस कश्मीर की तरफ चले गए हैं। खासकर से अगर एक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पर 76 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट थे जिनकी वापसी हो रही है, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के संपर्क में जितने भी
ऐसे डॉक्टर्स थे जो कश्मीर से थे या उनके संपर्क में थे, उनके साजिश रचने में शामिल थे, उनको लेकर लगातार वो है सवाल जवाब कर रही हैं। नूह में एनआईए से लेकर दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसी इसलिए डेरा जमाए हैं क्योंकि यहां की हिदायत नगर कॉलोनी में आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से ठीक पहले किराए पर रह रहा था। दिल्ली ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले उमर ने यहां कमरा लिया था और 10 नवंबर को किराए के इसी मकान से अपनी i20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की महिला रिश्तेदार का बताया जा रहा है। शोएब पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। जांच एजेंसीज का मानना है कि डॉक्टर उमर बम बनाने का एक्सपर्ट था, इसीलिए उसने अपने घर पर ही एक लैब बना रखी थी। सुरक्षा एजेंसीज ने एक्सप्लोजिव इकट्ठा करने से लेकर फरारी तक में उमर की मदद करने के शक में कई लोगों को डिटेन किया। फैजान उर्फ फुरकान नाम के एक शख्स को मेवात से हिरासत में लिया गया है, जिस पर शक है कि उमर की फरारी में उसने मदद की होगी। जांच का दायरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल की आतंक की उस नर्सरी तक भी पहुंच गया, जहां करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15-20 बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी। जिस प्लॉट में यह निर्माण किया गया था उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम इश्तियाक के नाम पर है। इस कथित रूप से तैयार हो रहे मदरसे में चेहरा तो मोहम्मद इश्तियाक को बनाया गया था, लेकिन फंडिंग डॉक्टर मुजम्मिल ही कर रहा था। ये जानकारी मिली है कि धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो नया मस्जिद बन रहा है, ये दरअसल जो इश्तियाक इमाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, उसकी मस्जिद है। और इसमें जो पैसे लगा रहा था वो मुजम्मिल लगा रहा था। यहाँ पे बोरवेल कराने के लिए और जो टंकियां लगाई गई हैं, इनके जो पैसे हैं वो यहाँ पर मुजम्मिल लगा रहा था। और इसकी फंडिंग को लेकर जो जांच है वो अभी एजेंसियां कर रही है। नया मस्जिद बन रहा था ये, और इसको लेकर जो तमाम जांच है वो अब शुरू हो गई है कि आखिर वो पैसे जो हैं वो मुजम्मिल के पास कहां से आए थे और किस तरीके से वो क्या प्लान कर रहा था। ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले जो मुजम्मिल है वो यहाँ पर आके कुछ बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं भी दे रहा था। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन को मिले 20 लाख रुपए के फंड ट्रेल का खुलासा किया। सूत्रों का कहना है कि संभवतः ये रकम हवाला नेटवर्क के जरिए जैश-ए मोहम्मद के एक हैंडल के जरिए भेजी गई थी। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का भी खुलासा हुआ, जिसमें लड़कियों को हमला करने के लिए तैयार करने की योजना थी। यह काम शाहीन को करना था। लगातार हो रहे खुलासों के बीच यूपी एटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में काम कर रहे 5 कश्मीरी डॉक्टर्स से भी पूछताछ की है। इन जिलों में सहारनपुर, देवबंद और शामली शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि 5 डॉक्टर आतंकी डॉक्टर अदील के संपर्क में थे। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खात्मे की यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इस मॉड्यूल की जड़ें अभी और गहरी हैं। जांच एजेंसीज का दावा है कि अभी कई चेहरे, कई कोड नेम और सीक्रेट चेक्स खुलने बाकी हैं। लेकिन इतना तो तय है कि टेरर का यह व्हाइट कॉलर नेटवर्क अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।